हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, जिसे किस नाम से और बोला जाता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। यानी जिस चीज का अपन बिजनेस करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। तो कोई भी बिजनेसमैन हो, वो सबसे पहले इन्वेंट्री क्या करता है? परचेज करता है। तो परचेज करने में क्या होता है? अपना पैसा क्या होगा? खर्च होगा। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या सीखा जाता है? जो अपन स्टॉक परचेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को अपन किस टाइप से कंट्रोल यानी कम कर सकते हैं, इसे किस नाम से और बोला जाता है? मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। यानी मटेरियल की कॉस्ट को क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने से पहले अपन को यह पता होना चाहिए इस पे कौन कौन सी कॉस्ट लगती है। तो जब भी अपन स्टॉक परचेज करते हैं तो इस पे अपनी 3 टाइप की कॉस्ट लगती है। तो जब भी अपन कोई सा भी स्टॉक परचेज करेंगे तो इस पे अपनी क्या लगेगी? 3 टाइप की कॉस्ट लगेगी। सबसे पहले अपन को स्टॉक को मार्केट से क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉस्ट जो होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? परचेज कॉस्ट। सेकंड बात करें, हाँ जी, सामान तो खरीद तो लिया, अब उसको क्या करना पड़ेगा? अपने पास लेके भी आना पड़ेगा। तो सेकंड जो खर्चा होता है सामान को लाने का खर्चा, जिसे क्या बोला जाता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। एंड थर्ड, हाँ जी, सामान अपन ने क्या कर लिया? खरीद लिया, उसको अपने पास लेके भी आ गए, अब छत पे रख दिया। तो भैया बारिश वगैरह आएगी तो सामान क्या हो जाएगा? खराब। लेकिन अपन बिजनेस किसके लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट कमाने के लिए सामान को क्या रखना पड़ेगा? सेफ रखना पड़ेगा। तो तीसरा जो खर्चा किया जाता है वो किस पे कहता है? स्टॉक की सेफ्टी का खर्चा, जिसे क्या बोला जाता है? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो अपन कह सकते हैं अपने स्टॉक पे 3 टाइप की कॉस्ट लगती है। फर्स्ट, और परचेज कॉस्ट, सेकंड ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड थर्ड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो इन तीनों कॉस्ट को क्या करना है अपन को? कंट्रोल। तो सबसे पहले देख सकते हैं अपन किसको कंट्रोल करें या नहीं करें। तो सबसे पहले बात करें परचेज कॉस्ट। हाँ जी भैया, परचेज, जब भी आप कोई सामान खरीदोगे तो उसकी प्राइस को कौन कंट्रोल करेगा? अपन या दुकानदार? सीधी सी बात है भैया, कौन कंट्रोल करेगा? दुकानदार। अपन तो सामान क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, तो इसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकंड बात करें, सामान किसको लेके आना है? अपन को। अपन चाहे तो उससे बार बार सामान लेके आए या एक बार ही लेके आए, किसके हाथ में है? अपने हाथ में है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं? कंट्रोल। सेकंड बात करें इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट की, सेफ्टी किसे करनी है? अपन को। अपन चाहे तो बहुत बड़े गोदाम में काम कर ले, चाहे छोटे गोदाम में काम करे, चाहे 10 वॉचमैन रख ले, चाहे एक ही रखे, किसके हाथ में है? अपने हाथ में। तो इन दोनों कॉस्ट को क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात आती है दोनों में डिफरेंस कैसा है। तो अपन बात करेंगे किसके बेस पे? ऑर्डर क्वांटिटी के बेस पे। एक तो अपन ने क्या करा? एक्सेस सामान खरीदे, और एक अपन रिड्यूस सामान खरीदे। एक तो अपन ज्यादा सामान खरीदे, एक अपन कम सामान खरीदे। तो सबसे पहले अपन को ध्यान देना है अकाउंटिंग पीरियड कब तक का होता है? 1 साल का। तो कैलकुलेशन जो करनी है वो अपन को कब तक की करनी है? 1 साल, पूरे 1 साल की। तो सबसे पहले बात करें, अगर अपन ने क्या करा है? अगर अपन क्या करेंगे? ज्यादा मात्रा में यानी ज्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं तो माल जल्दी खत्म होगा या लेट खत्म होगा? लेट खत्म होगा। तो अपन को दुकानदार के पास साल में ज्यादा बार जाना पड़ेगा या कम बार? कम बार जाना पड़ेगा। तो खर्चा भी क्या लगेगा आपका? कम। लेकिन अगर आप कम सामान खरीदोगे तो माल क्या होगा? जल्दी खत्म होगा। तो दुकानदार के पास अपन को क्या करना पड़ेगा? बार बार जाना पड़ेगा। तो खर्चा भी क्या लगेगा आपका? ज्यादा। तो मतलब क्या होता है? अगर आप ज्यादा सामान खरीदते हो तो ऑर्डर का खर्चा क्या आएगा? कम। लेकिन कम सामान खरीदोगे
तो ऑर्डर का खर्चा क्या लगेगा, ज्यादा। ऐसे बात करें अपन किसकी, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट की। हाँ जी भैया, ज्यादा सामान खरीदेंगे तो सेफ्टी भी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी, तो खर्चा भी क्या आएगा आपका, ज्यादा। कम सामान खरीदेंगे तो सेफ्टी भी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, तो खर्चा भी क्या आएगा, कम आएगा। सीधी सी बात है, ज्यादा माल खरीदोगे तो गोदाम भी बड़ा लेना पड़ेगा, वॉचमैन भी ज्यादा रखने पड़ेंगे, उसकी सेफ्टी भी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा, तो खर्चा ज्यादा लगेगा। कम सामान खरीदेंगे तो सेफ्टी भी क्या करनी पड़ेगी, कम, यानी अपन छोटे गोदाम में भी काम कर सकते हैं, तो खर्चा क्या लगेगा, कम। अब देखने से क्या लग रहा है, अगर आप ज्यादा सामान खरीदते हो तो आपका ऑर्डर का खर्चा तो क्या हो जाएगा, बट सेफ्टी का खर्चा क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर अपन कम सामान खरीदते हैं तब सेफ्टी का खर्चा तो कम हो जाएगा, बट ऑर्डर का खर्चा क्या हो जाएगा, ज्यादा। मतलब क्या हुआ, अगर एक को कम करे दूसरी बढ़ जाएगी, दूसरी को कम करे तो पहली बढ़ जाएगी, तो क्या करें। तो इसका मतलब अपन को दोनों को क्या करना पड़ेगा, साथ साथ कंट्रोल करना पड़ेगा। तो दोनों को साथ साथ कंट्रोल करने के अपन एक चीज निकालते हैं जिसको क्या बोला जाता है शॉर्ट में, ईओक्यू। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको अपन, ईओक्यू। फुल फॉर्म होती है इसकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जैसे नाम से पता पड़ रहा है, लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है, ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब ऑर्डर की ऐसी क्वांटिटी बताता है जहां पे ये दोनों खर्चे क्या आ जाते हैं, इक्वल। ना ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होती, ना कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होती। तो दोनों कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए अपन क्या निकालते हैं, अपना ईओक्यू। बिल्कुल इजी है, जिसका छोटा सा अपना फॉर्मूला रहेगा। सबसे पहले क्या लगाएंगे, अंडर रूट, जिसमें हम लिख देंगे अपन 2CO अपॉन आई। तो ईओक्यू निकालने का बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या लगाएंगे अपन, रूट, और उसमें क्या लिख देंगे, 2CO अपॉन आई। देखो भैया, 2 तो किस में है, मैथ्स में, उसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते। तो बचा क्या भाई साहब, सी बच गया, ओ बच गया और आई बच गया। अब तीनों का मतलब क्या होता है, तो देखो भैया सबसे पहले बात करें सी की। हाँ जी, क्या खरीद रहे अपन, मटेरियल। तो सी का मतलब किससे होता है अपना, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो सी का मतलब अपना किससे होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम से। अब सेकंड बात करें ओ और आई की, तो क्या निकाल रहे अपन, ईओक्यू। ईओक्यू किसको कंट्रोल करता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को। तो ओ का मतलब आपका क्या हो जाता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और आई का मतलब अपना क्या हो जाता है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो सी का मतलब तो क्या होता है आपका, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, आई का मतलब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो देखो आप सबने सुना होगा भैया, सबका मालिक एक। तो यहां तीनों में किसकी इंपॉर्टेंट है, एक की, बस यही सबसे मेन है। तीनों में किसकी इंपॉर्टेंट है, एक की। सी कब तक का लेंगे अपन, एनुअल, पूरे एक साल। ऐसे ओ जो लेनी आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो किसकी लेनी अपन को, पर ऑर्डर, केवल एक ऑर्डर का खर्चा। ऐसे इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो लेंगे वो किसकी लेनी अपन को, एक यूनिट की सेफ्टी का खर्चा, जिसे क्या बोलेंगे अपन, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो तीनों में इंपॉर्टेंट क्या है, कि तो कब तक का लेना है, एनुअल, पूरे एक साल का। ओ कौन सी लेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, केवल एक ऑर्डर का खर्चा। आई कौन सा लेना है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, केवल एक यूनिट की सेफ्टी का खर्चा। सेकंड, एक चीज का और ध्यान देना है,
हाँ जी, ये क्या है आपका मटेरियल यानी कि सामान। तो सामान क्वेश्चन में हमेशा किस में मिलेगा? क्वांटिटी के अंदर। ऐसे ये ओ आपकी क्या है? कॉस्ट। और कॉस्ट का मतलब किससे होता है? द वैल्यू ऑफ मनी इज प्रोड्यूस समथिंग। किसी भी चीज को बनाने में जो पैसा खर्च होता है उसकी क्या कहलाती है? कॉस्ट। और इंडिया में मनी किस में चलती है? रुपीज में। तो ओ हमेशा किस में मिलेगा आपको? रुपीज में। ऐसे आई भी क्या आपकी कॉस्ट है, ये भी किस में मिलेगी? आपके रुपीज में। तो सी तो हमेशा किस में होगा? क्वांटिटी में। ओ किस में होगा? रुपीज में। आई भी किस में होगा? अपने रुपीज में। अब इसको अच्छे से समझने के लिए अपन एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे आप सबके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले बता रखा है क्वेश्चन के अंदर द एनुअल डिमांड ऑफ एन आइटम। तो अपन जरा सा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, उससे चीज क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन बता दिया एनुअल डिमांड कितनी है? 3200 यूनिट। फिर लिखा है इट्स यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट की प्राइस। तो एक यूनिट की प्राइस को क्या बोला जाता है? कॉस्ट पर यूनिट। वो कितनी बता रखी है अपन को? 6 रुपीज। फिर आगे लिखा हुआ है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, यानी कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आई बता दिया है, जो अपन को कितना बता रखा है इन्होंने? 25% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। फिर लिखा हुआ इफ द कॉस्ट ऑफ वन प्रिक्यूमेंट इज 150। तो ध्यान रखना भैया, प्रिक्यूमेंट का मतलब किससे होता है? ऑर्डर से। तो एक ऑर्डर के कितने रुपए लगेंगे अपने? 150 रुपए पर ऑर्डर। सबसे पहला अपन से क्या पूछ रहा है? ये ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो सबसे फर्स्ट अपन को क्या निकालना? आपका ईओक्यू। तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या लगाएंगे अपन? रूट। इसमें लिख देंगे 2CO अपॉन आई। तो सबसे पहले बात करें सी की, तो जैसे बताया सी का मतलब किससे होता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब क्या होता है? आवश्यकता। अब क्वेश्चन में कंज्यूम भी लिखा हो सकता है, रिक्वायरमेंट भी बता सकता है, या डिमांड भी बता सकता है। किसमें होगा? क्वांटिटी में। लेना कब तक का है? साल भर का। जैसे क्वेश्चन बता दिया डिमांड किसमें है? क्वांटिटी में। कब तक की है? एनुअल। तो सी अपन को गिवन है कितना है? 3200 यूनिट्स। सी कितना बता दिया अपन को? 3200 यूनिट्स। ऐसे ही बात करें किसकी? ओ की। ओ का मतलब क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। केवल एक ऑर्डर का खर्चा किसमें होना चाहिए? रुपीज में। तो यहां पे बताया था ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने रुपए लग रही है? 150 रुपीज पर ऑर्डर। एक ऑर्डर की है, तो ओ भी अपन को सीधे बता दिया कितना है? 150 रुपए। ऐसे आई की बात करें, आई का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट की सेफ्टी का खर्चा किसमें होना चाहिए? रुपीज में। अब अपन को आई बता तो रखा है, बट किसमें बता रखा है इसने? आई अपन को परसेंटेज में। किसमें बता रखा है? परसेंटेज में। पर अपन को ध्यान रखना है आपका आई किसमें होना चाहिए? रुपीज में। तो इसको किसमें चेंज कर देंगे अपन? रुपीज में। तो बस एक छोटी चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी आपका आई किसमें आ जाए? परसेंटेज में आ जाए। किसमें आ जाए? परसेंटेज में आ जाए। तो इसको रुपीज में चेंज करने के लिए इसकी कैलकुलेशन हमेशा किस पे करनी है? कॉस्ट पर यूनिट पे। अगर आई हमेशा किस में आ जाए? परसेंटेज में आ जाए, उसके पीछे कुछ लिखा हुआ हो उससे अपन को कोई मतलब नहीं। अगर आई परसेंटेज में आता है ओनली फॉर, वो किस पे सॉल्व होगा? कॉस्ट पर यूनिट पे, और किसी पे सॉल्व नहीं होगा। वैसे इस क्वेश्चन में कॉस्ट पर यूनिट ही बोला गया है,
अगर नहीं बोलता तो भी आई रुपीस के लिए हमेशा किस पे निकलेगा, कॉस्ट पर यूनिट पे ही निकलेगा। तो कितना आ जाएगा आपका आई, कॉस्ट पर कितनी आपकी 6 रुपीस, जिसका कितना परसेंट हो रहा है आपका 25%। तो 6 का निकाल लेंगे 25%, कितना जाएगा 1.5 रुपीस। ये अपना आई भी आ गया, तीनों चीज आ गई। अब बस फॉर्मूले पर वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो सबसे पहले रूट 2 इंटू सी कितना है 3200, ओ कितना है 150 अपॉन आई कितना आया 1.5। इसको सॉल्व करेंगे, यह आपका कितना जाएगा 800 यूनिट्स। यह अपना क्या निकल गया, ईओक्यू। कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये अपना ईओक्यू आ चुका। अब ईओक्यू क्या करता है, दोनों कॉस्ट को क्या कर देता है, इक्वल। अब सेकंड बात करें, क्वेश्चन में अपन से दो चीज और पूछ रहा है। तो सेकंड नंबर पे अपन से क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर, यानी आप उस दुकान से कितनी बार सामान खरीदोगे। तो अपन ने निकाला सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उस दुकान से अपन कितनी यूनिट खरीद रहे हैं 800। टोटल कितनी खरीदनी है 3200। तो 800 कितनी बार खरीदे कि 3200 हो जाए। एक बार खरीदेंगे तो कितनी रहेगी 800, फिर एक बार खरीदेंगे दोबारा कितनी हो जाएगी अपने पास 1600, फिर एक बार और खरीदेंगे कितनी हो जाएगी 2400, फिर एक बार और खरीदेंगे कितनी हो जाएगी 3200। तो 3200 करने के लिए अपन को सामान कितनी बार खरीदना पड़ा, 4 बार। इसी को क्या बोलते हैं अपन, नंबर ऑफ ऑर्डर, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा अपना C अपॉन ईओक्यू। तो C कितना था 3200, ईओक्यू कितना आया था 800। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ जाएंगे अपने 4 ऑर्डर। ऐसे इसमें अपन से एक चीज और पूछ रहा है, थर्ड क्या निकालना है, टाइम लैग बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। यानी इसको अपन बोल सकते हैं, अपन को क्या निकालना है, टाइम लैग बिटवीन 2 ऑर्डर्स। यानी अपन को क्या निकालना है, टाइम लैग बिटवीन 2 ऑर्डर्स, 2 ऑर्डरों के बीच में समय अंतर। जैसे आज आपने अभी कोई ऑर्डर दिया तो अगला ऑर्डर अपन कितने टाइम बाद देंगे। तो सीधी सी बात है, जैसे बताया था पहले, कैलकुलेशन कब तक की करनी है अपन को, 1 साल। आप चाहो तो डेज में भी निकाल सकते हो, चाहो तो मंथ में भी निकाल सकते हो। यहां पे भी अपन मंथ में निकाल लेंगे। आपको पता है साल में कितने महीने होते हैं 12। तो अपन 1 साल की कैलकुलेशन, साल में कितने महीने होते हैं 12। अब साल में आपने कितने ऑर्डर दिए, यानी 12 महीने में अपन कितने ऑर्डर देंगे 4 ऑर्डर। तो हर ऑर्डर में कितने टाइम का गैप होगा, तो बस में डिवाइड दे दो किसका, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो 12 अपॉन 4 कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आज आपने कोई ऑर्डर दिया तो अगला ऑर्डर अपन कब देंगे, 3 महीने बाद। तो ये अपन क्यों निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं ताकि अपन टाइम टू टाइम ऑर्डर देते रहे, टाइम पे सामान आता रहे और अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहे और बिजनेस को हमेशा क्या रहे, प्रॉफिट रहे। ओके स्टूडेंट, आज का लेक्चर यही पूरा हो गया। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि डिस्काउंट मिलने पे अपन को फायदा होता है या नुकसान, उसकी कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे।